हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित साहू और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक आर्थिक स्थिति से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो, जिससे मैं आपको भारत में आर्थिक स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी तो मेरे चैनल साहू क्लास झांसी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बिना समय गवाए हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, किस वेद में कृषि पद्धतियों का वर्णन मिलता है? तो वह मिलता है ऋग्वेद में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया, मौर्य काल में कृषि, पशुपालन और वाणिज्य आदि आर्थिक क्रियाओं को सामूहिक रूप में क्या कहा जाता है? तो सामूहिक रूप में वार्ता कहा जाता है। जब इन सभी को का एक साथ बात मिलकर बात की जाती है तो उसको कहा जाता है वार्ता। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया, प्राचीन भारत में शिल्पकारों और व्यवसायियों के संगठनों को किस नाम से जाना जाता था? तो जाना जाता है श्रेणी के नाम से। देखते हैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया, गुप्त काल में जारी किए गए सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो दिनार। यानी जो पहले सोने के सिक्के चला जाते थे उसे पहले दिनार के नाम से जाना जाता था। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन। इस पर दिया गया, किस शासक ने भारत में पहली बार रुपया के नाम मुद्रा जारी की? तो वो की थी शेरशाह सूरी ने। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया है, भारत में प्रथम संपूर्ण स्वदेशी बैंक स्थापित कब किया गया था? यानी स्वदेशियों ने अपने भारत का ही बैंक स्थापित हुआ था, वो हुआ था 1894 ईस्वी में। भारत का प्रथम स्वदेशी बैंक कौन था? तो भारत का प्रथम स्वदेशी बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है, किस बैंक का पूर्व नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था? तो ये था भारतीय स्टेट बैंक का नाम। 1949 के पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। इंपीरियल बैंक को भी 3 बैंकों को मैच करके एक बैंक बनाया गया था। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया, भारत में रुपए का दशमलीकरण तो किस वर्ष किया गया था? तो किया गया था 1 अप्रैल 1957 में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो हुई थी 1950 में, जिसे आज योजना आयोग, जिसे आज नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया, भारतीय नियोजित अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो समाजवाद। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर पर दिया गया, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में योजना आयोग को समाप्त किया गया है? तो 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह नया नाम इसका नीति आयोग रख दिया गया है। इसी के साथ देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया है, योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है नीति आयोग। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया, नीति आयोग में नीति यानी NITI, इसका पूरा नाम क्या है? तो वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन। इस पर दिया गया है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वही इसी का अध्यक्ष भी माना जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1951 में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 17 में, कौन सी पंचवर्षीय योजना में भारत वो वार्षिक विकास की दर सर्वाधिक रही थी? तो वो थी कौन सी? 11वीं योजना में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में वार्षिक विकास दर न्यूनतम रही? तो वह है तीसरी योजना में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उसमें दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष कौन सा है? तो वह है 1993 से 94 ईसा पूर्व। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, भारत में किस राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत है? तो वह है गोवा में 6.3%। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया, भारत के किस राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है? तो वह छत्तीसगढ़ 47.9%। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पे दिया गया है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया भारत में मौद्रिक नीति को कौन नियंत्रित करता है। तो भारतीय मौद्रिक नीति को भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उसमें दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपये के नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ओनली एक के सिक्के, बाकी सभी पर रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर के होते हैं। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया भारत में बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो प्रथम भारतीय का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया 1969 में होगी प्रथम राष्ट्रीयकरण में कितने व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अच्छा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया क्यों जाता है ये आपको मालूम होगा, अगर नहीं है तो चलिए मैं बता देता हूँ। जब कई प्राइवेट बैंक हो जाते हैं और एक प्राइवेट बैंक केवल शहरों में ही काम करते हैं और ग्रामों में जाने की भी कोशिश नहीं करते हैं, तो सरकार का दायित्व बनता है कि बैंकिंग सुविधाएं सभी की ओर, ग्राम की ओर भी पहुंचाएं। इसी मकसद को पूरा करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और 35 अपनी शाखाओं को 35% ब्रांच रूरल एरिया में खोलना पड़ता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का द्वितीय चरण किस वर्ष में हुआ था। तो भारत में दूसरा दोबारा फिर से कई बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो वो था 1980 में। इसी से साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया है भारत में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है। तो वो फिलहाल भारतीय स्टेट बैंक है। इसी पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। उसमें दिया गया 32 में भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है। तो ICICI बैंक। निजी यानी व्यावसायिक क्षेत्र में निजी यानी जिसको प्राइवेट बैंक के भी नाम से भी जाना जाता है, इसको सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक माना जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं भारत में महिलाओं की बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा 2013 में कौन सा बैंक स्थापित किया गया था। तो वो किया गया था भारतीय महिला बैंक। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया है भारत सरकार द्वारा लगाए जाने वाले 2 प्रमुख प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं। तो निगम कर और आयकर, ये दोनों लगाए जाते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया भारत सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रमुख अप्रत्यक्ष कर कौन से हैं। तो वह वस्तु एवं सेवा कर और सीमा शुल्क, जिसको GST के नाम से भी जाना जाता है और सीमा शुल्क के नाम से भी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें दिया गया भारत में राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रमुख कर कौन से हैं। तो भारत सरकार द्वारा राज्य वस्तु एवं सेवा कर SGST। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में दिया गया केंद्र सरकार को किस कर से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। तो होती है निगम कर से। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 38 में दिया गया भारत में 1 जुलाई 2017 से प्रारंभ किए जाने वाले नए अप्रत्यक्ष कर का क्या नाम है। तो वह वस्तु एवं सेवा कर है, जिसको GST के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया है भारत में व्यापार एवं उद्योग से संबंधित 3 प्रमुख संगठन कौन से हैं। तो FICCI, CII और एसोचैम। व्यापार उद्योग से संबंधित 3 संगठन है, जो प्रमुख संगठन है। इसी के साथ आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें दिया गया है FICCI FICCI का पूरा नाम क्या है। तो इसका नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं CII का पूरा नाम
तो जिसका नाम है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें लिखा है एसोचैम। एसोचैम का पूरा नाम है, तो एसोचैम का पूरा नाम है एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आपको इनका पूरा नाम याद रखना अति आवश्यक है, क्योंकि ये हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं, तभी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इसमें दिया गया है भारत में स्टॉक मार्केट को कौन सी संस्था स्थापित करती है, तो वो करती है सेबी, जिसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एवं एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पे अंशों का आदान प्रदान होता है जो सेबी के अंतर्गत किया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया है भारत में बीमा व्यवसाय को कौन सी संस्था नियमित करती है, तो कहती है IRDA, जिसको बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन। इस पर दिया गया है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी है, तो वह तेल एवं प्राकृतिक गैस कंपनी, जिसको ONGC के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया है भारत में निजी क्षेत्र में सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी है, तो वह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन में दिया गया है भारत में सबसे बड़ा मजदूर संगठन कौन सा है। सबसे बड़ा भारतीय मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ, जो सबसे बड़ा मजदूर संगठन के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया भारत में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो भारत का सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो होता है उत्तर प्रदेश में। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं देखते हैं भारत में प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन के अनुपात में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो वो है पंजाब। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है। यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। और अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी होती है, तो ज़्यादातर चावल या धान की खाद्यान्न फसल के नाम से माना जाती है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया भारत में प्रति हेक्टेयर धान उत्पादन के अनुपात में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो वो है हमारा पश्चिम बंगाल। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है भारत में धान चावल का सर्वाधिक उत्पादन किए किस राज्य में होता है, तो वो होता है पंजाब में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर है हमारा 54। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 में दिया गया है भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, तो वो होता है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है भारत में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो मूंगफली होती है सबसे ज़्यादा गुजरात राज्य में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। मैंने अभी हाल आपको पीछे बताया था, ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया है भारत में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है गुजरात राज्य में। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं देखते हैं इसमें दिया गया है नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो प्रथम, यानी जो देश में पूरे देश में नारियल पाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ, केरल में ही पाए जाते हैं। जो केरल भारत में पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य में, तो भारत के केरल राज्य में पाए जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगले क्वेश्चन में दिया गया भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है, तो होता है कर्नाटक में।
इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखते हैं। उसमें दिया गया है भारत में केसर उत्पादक प्रमुख राज्य कौन सा है, तो वह जम्मू व कश्मीर। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया है भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादन किस राज्य में होता है, तो होता है कर्नाटक में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में दिया गया है भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वह हमारा उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा क्या दुग्ध उत्पादन में किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं 64 में दिया गया है नीली क्रांति का संबंध किससे होता है, तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से होता है, यानी मछली पालन के नाम से माना जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इसमें दिया गया है भारत में सर्वाधिक काजू का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो हमारा है महाराष्ट्र। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में दिया गया भारत में कुल कृषि भूमि का कितना भाग मानसून पर निर्भर करता है, तो 2/3 भाग किस पर करता है, मानसून पर निर्भर करता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं, देखते हैं। इसमें दिया गया है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो हुई थी 1967 से 1967 के बीच की गई थी। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया है प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य भारत में प्रथम तथा विश्व में चतुर्थ स्थान पर है, वह केरल। रबड़ जो सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाती है वो कहाँ है, केरल में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में दिया गया है मानसून ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को किस सामूहिक नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है खरीफ। इसी के आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है शरद ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को किस सामूहिक नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है रबी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया है किसानों व कृषि के प्रति समर्पित दूरदर्शन का कौन सा चैनल है, तो वह डीडी किसान के नाम से। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में दिया गया भारत में स्थापित प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, तो कृषि का नाम है, कृषि विश्वविद्यालय का नाम है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया कृषि उत्पादों के लिए प्रमाणीकरण का निशान क्या है, तो वह है एगमार्क। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इसमें दिया गया किस भारतीय राज्य में बंजर भूमि का क्षेत्र अधिकतम है, तो वह है जम्मू व कश्मीर में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 75। इसमें दिया गया भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है, तो वो होता है हमारा राष्ट्रीय रेलवे है, जो सबसे बड़ा उद्यम माना जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया भारत में किस बैंक ने सर्वप्रथम एटीएम सेवा प्रारंभ की थी, तो वो की थी HSBC ने। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं भारत में नेट बैंकिंग सेवा शुरू करने वाला प्रथम बैंक कौन सा है, तो होता है ICICI बैंक, जो व्यावसायिक बैंक का भी सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में दिया गया भारत में सर्वाधिक आयात किस देश से होता है, तो होता है सबसे ज़्यादा आयात चीन से होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया है कौन सा भारतीय राज्य भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से व्यापारिक लेन देन नहीं करता है, तो वो जम्मू कश्मीर राज्य होता है, जो RBI के अंडर में काम नहीं करता है वहाँ के बैंक। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं आयुष्मान भारत योजना में कितनी राशि का बीमा प्रदान किया जाता है, तो वो 5 लाख की तक, यानी अगर कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है घर में और अगर उसके पास आयुष्मान कार्ड है तो उसका 5 लाख तक का इलाज फ्री किया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में दिया गया पूरी तरह भारतीय प्रबंधन द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा है, जो आज भी चल रहा है, तो हमारा PNB, जिसको पंजाब नेशनल बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में दिया गया भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा बैंक सबसे पुराना है, तो वो है इलाहाबाद बैंक, 1895 में जिसको स्थापित किया गया था। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में दिया गया है किस कृषि उत्पाद में भारत को सबसे अधिक निर्यात मूल्य प्राप्त होता है, तो होता है बासमती चावल पर, सबसे ज़्यादा होता है बासमती चावल पर।
इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में दिया गया है, उद्यमी हेल्पलाइन सेवा सरकार ने किसके लिए प्रारंभ की है? तो वो की है लघु, छोटी और मध्यम इकाइयों के लिए। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया है, जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन किसके पास हुआ है? वो है ग्राम पंचायत के पास। क्वेश्चन नंबर अगले बढ़ते हैं और देखते हैं किस वर्ष में भारत में कागज की मुद्रा का चलन प्रारंभ हुआ था? तो हुआ था 1861 में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया, भारत की बैंकिंग प्रणाली में प्रयोग होने वाला IFSC कोड कितने अंकों का होता है? ये होता है 11 अंकों का। ऐसे में 11 अंकों में आपने देखा होगा कि IFSC कोड में हमेशा बीच में जीरो लगा जाता है। तो वो जीरो इसलिए लगा दिया जाता है कि भविष्य में अगर किसी प्रकार की कोई चेंजिंग की जाती है तो उसकी जीरो को हटाकर उसमें कुछ किया जा सके। इसी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में दिया गया, भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार सुपर सीनियर सिटीजन बनने की आयु की सीमा क्या है? तो वह है 80 वर्ष। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। इसमें दिया गया है, भारत में सर्वाधिक निर्यात किस देश को का होता है? तो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में दिया गया, सड़क नेटवर्क में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है, यानी सबसे ज़्यादा तीसरे स्थान पर माना जाता है जो भारत में सबसे ज़्यादा सड़कें बनी हुई हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में दिया गया है, रेल नेटवर्क में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह चौथा स्थान। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में दिया गया है, किस वर्ष में भारत में पहली बार उदार औद्योगिक नीति की घोषणा की हुई थी? तो की हुई थी 1991 में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में दिया गया है, भारत में किस संस्थान का द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में दिया गया, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो है भारत में पहला स्थान है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया है 95 में दिया गया, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो हुई थी 1956। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन पर दिया गया है, श्वेत क्रांति किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? तो हुई थी 1970 में। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हुए देखते हैं। इसमें दिया गया है, किस स्थान पर निजी क्षेत्र में प्रथम निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र स्थापित किया गया था? तो किया गया था सूरत में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में दिया गया, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा की प्रति व्यक्ति की आय अधिक है। इसी के लिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में दिया गया, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो सबसे कम न्यूनतम आय है बिहार में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं 100 क्वेश्चन पर दिया गया, भारत में कि कितने राज्यों की प्रति व्यक्ति आय देश की औसत प्रति व्यक्ति आय से अधिक है? वो है 15 राज्य हैं जिसकी औसत प्रति व्यक्ति आय से भी उसकी अधिक आय है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, और अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगे तो इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। देखते हैं इसमें 8-10 क्वेश्चन और बचे हैं, आगे बढ़ते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है, चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो पहला स्थान है चीनी में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में दिया है, किस वर्ष में रेल बजट का आम बजट में पुनः विलय हो गया था? 2017 से 18 में आम बजट और रेलवे का बजट दोनों को साथ में पेश किया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में दिया गया, किस राज्य में हीरे की कटाई को कुटीर उद्योग के रूप में अपनाया गया है? तो वह गुजरात। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 में दिया गया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी 1975 में। इसी के साथ अगले आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105 में दिया है, किस उत्पादक के निर्यात में से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है? तो होती है चाय की। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 में दिया गया है, हरित क्रांति के सबसे अधिक असर किसके उत्पादन पर पड़ा है? तो वो पड़ा है अनाज के उत्पादन पर। इसी के साथ 107 में दिया गया है, भारत में अंतिम बार नोटबंदी की स्थिति को हुई थी? तो हुई थी 8
नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश में नोटबंदी की गई थी, जिसमें 1500 के नोटों को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो यहाँ पर आज मेरी क्लास समाप्त होती है। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और बगल में लगी घंटी को दबाना ना भूलें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बता भी सकते हैं। और हाँ, आप मेरी वीडियो को लास्ट में देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी हुई है। इसी के साथ दोस्तों, आपको अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।